आवाज आवाज। आ रही है? ठीक। माइक बंद कर लो, माइक। चलो देखो, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। पूर्व पद में कोई शब्द लेता हूं मैं एक, जैसे यहां पर आया हुआ है दिक। क्या है? दिक। दिक और आगे है गज। तो ये दो शब्द लिए हैं मैंने, और इन शब्दों के माध्यम से हम इसे वेरीफाई करेंगे कि व्यंजन संधि है या नहीं है, या कैसे हम पहचानेंगे। ये क जो है एक व्यंजन है, आप सभी को पता होगा व्यंजन क्या होते हैं, हमने पढ़ा है। और ये ग भी क्या है? व्यंजन है। इसको भी आप लोगों ने अच्छे से समझना। तो इसका मतलब ये हुआ, जब अर्थ में आएंगे तो जब व्यंजन प्लस व्यंजन आपस में मिलते हैं और कुछ परिवर्तन लाते हैं, मीन्स परिवर्तन जरूरी है, तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। एक स्टेप ये हुआ अर्थ में कि जब व्यंजन व्यंजन मिलेंगे, मीन्स एक व्यंजन है उसके बाद भी व्यंजन आ रहा है और उसके बीच में आपस में संधि हो रही है, फिर कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो व्यंजन संधि होगी। फिर दूसरा पार्ट ये है कि अगर व्यंजन हो प्लस व्यंजन या स्वर हो तो भी कैसी संधि मानी जाएगी? तो भी व्यंजन संधि मानी जाएगी। तो व्यंजन और व्यंजन के बीच में, व्यंजन और स्वर के बीच में जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहेंगे। आपको हमेशा याद रखना कि कैसे व्यंजन संधि हुई। तो व्यंजन व्यंजन के बीच में और व्यंजन और स्वर के बीच में जो संधि हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम व्यंजन संधि कह रहे हैं। हमने स्वर संधि में पढ़ा था, दो स्वरों के बीच में होगी,
सीधा पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पर दो व्यंजनों में हो रही है, साथ में एक व्यंजन और एक स्वर में अगर संधि होती है तो भी व्यंजन संधि होगी। हम ढेर सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं व्यंजन संधि के, आपको वहां से पता चल जाएगा स्वर के कर बैठे। पर इस शब्द को जरूर पकड़ना, बिना परिवर्तन के संधि नहीं होती है। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो संधि नहीं होगी। परिवर्तन का नाम संधि है, ऐसे मान के चलो। अगर दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं और परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब संधि नहीं हुई है। तो परिवर्तन होना संधि में काफी जरूरी होता है, बिना परिवर्तन के संधि नहीं होती है। या क्यों? व्यंजन तो है बेटा, स्वर में कैसे जाएंगे? तो देखो अ से स्वर ये, ठीक है, अ से अंग आ तक स्वर होते हैं, इसके अलावा बचने वाले सारे व्यंजन हैं। समझ गए? मीन्स इसके बाद ये नहीं आ रहे, अ से लेकर अंग आ तक का कोई भी वर्ण नहीं आ रहा है। अगर आ भी जाए, मान लो आपको ऐसा लगता है कि यहां पर कोई व्यंजन आ जाए, यहां कोई स्वर आ जाए, तो भी व्यंजन संधि होगी, तो भी व्यंजन संधि होगी। यहां पर एक क्या हो, व्यंजन हो, उसके बाद स्वर हो, तो भी व्यंजन संधि होगी। मेरी बात समझ आ रही है? अब आप अच्छा, वैसे हम पहले स्वर संधि कर चुके हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि उसको छोड़कर जो भी आया वो सारा सारा किस में जाएगा? व्यंजन संधि में जाएगा। ये है अब व्यंजन संधि की डेफिनेशन। अब आइए इसके रूल काफी ज्यादा, हम कुछ एक ही करेंगे। क्या करेंगे? व्यंजन संधि के काफी ज्यादा रूल है, पर हम कुछ एक रूल करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, कुछ एक हम आइडिया लगाएंगे। तो पहला रूल थोड़ा इजी है। पहला रूल क्या है? नियम। तो पहला नियम लिखिए आप। क्या लिखिए? क्या हुआ? नहीं, भेद नहीं, इसके भेद नहीं है, इसके नहीं है भेद, सिर्फ इसके कोई भेद नहीं, पर नियम रूल है, अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड बनेगा। भेद नहीं है इसके प्रकार नहीं है, इसके नियम ज्यादा है। नियम का मतलब अलग अलग रूल से अलग अलग वर्ड आपको जोड़ना पड़ेगा या तोड़ना पड़ेगा। जैसे पहला नियम है, उस नियम को हम करेंगे आज। तो आप में से कौन कौन चटपटा खाता है? ठीक है, चटपटा, वैसे चटपटा कोई स्वाद नहीं होता है। अगर आप साइंस की लैंग्वेज में बोले तो चटपटा कोई स्वाद नहीं है। ठीक है, चटपटा नहीं है स्वाद। चटपटा जब साइंस की भाषा में आप समझे तो चटपटा कोई भी स्वाद नहीं है। स्वाद वैसे मीठा है, कड़वा है, नमकीन है और खट्टा है, इसके अलावा स्वाद नहीं है। उसका मिक्स होता है, फिर अलग अलग चीजें हमारे पास आती है। पर फिर भी चटपटा या अगर आपको है तो आपको यहां पर एक एक्रोनिम याद रखना है। चटपटा एक तोतला पर्सन है और वो क्या करता है? चटपटा बोलता है। क्या बोलता है? चट। नियम पहला है च त, क्या करना है? चटपटा, चटपटा, चटपटा। ये तोतला बंदा है। क्या है? तोतला, ऐसे मान के चलना। हाँ, अलग अलग इकट्ठा करना, पर ये अलग अलग है। इसका मतलब क्या है? चटपटा, चटपटा। चटपटा नहीं बोल रहा, वो क्या बोल रहा है? ठीक है। और यहां पर क लगा दें तो क्या बन गया? क्या बना? कच। वो तो क्या बना? लिखो क्या बना? कच टपत्ता। पर आपने क को याद रखना है। याद किसको? मतलब क को अलग से रखना है और चटपटा को एक एक्रोनिम बनाना है, क्योंकि इन वर्डों को याद रखना मुश्किल होता है। क्या आप बोलेंगे क के बाद ये आएगा तो हम ये करेंगे, तो इसलिए एक क्या करो, एक्रोनिम बना लो। सीधी सी बात है। इसको याद करने के लिए चटपटा आपको याद रहेगा और पता भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चटपटा, हाँ तोतला बताया तो याद रहता है ऐसी चीजें कि तोतला है, कोई पता बोल रहा है। अब ये लिख रहे हैं यहां पर, इन्होंने बोला है कि अगर ये जो वर्ण दिए मैंने, ये जो सामने रखे, इसके बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, तीसरा और चौथा आपको पता होगा, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा टिपिकल है। क, ख, ग, घ, अंग, तीसरा चौथा। अगर ये वर्ण आ जाता, किन के बाद?
ये आपके सामने रखे हैं, और ये कहाँ तक चलता रहेगा, ये स्पर्श व्यंजन तक चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा, स्पर्श व्यंजन, क्योंकि 5 वर्ग तो उसी में होते हैं, उसके बाद थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आप पहला, तीसरा और साथ में 5वां वर्ण देखेंगे इसके बाद, किसके बाद, ये जो चटपटा मैंने बताया आपको, इसके बाद अगर आप क और घ देखते हैं, सॉरी ग और घ देखते हैं, यहां पर लिखा है वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए। क्या है, तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाए। अंतस्थ व्यंजन आपको याद होंगे, य, र, ल और साथ में व, और ह भी इसमें डाल देना। क्या डाल देना, ह भी। थोड़ा समझना, ये बोल रहे हैं य, र, ल, व और ह भी इसमें डालना है, या कह रहे हैं कोई स्वर हो सकता है। क्या हो सकता है, मीन्स पहला रूल कि ये पहला और सॉरी बोलते तीसरा और चौथा, फिर बोल रहे हैं ये वाले वर्ण, फिर बोल रहे हैं कि अगर कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो क की जगह क्या बन जाएगा, यहां लिखा है कि उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाता है। मीन्स अगर ऐसा हो रहा है, देखो इसको अगर मैं यहां पर एक वर्ड लिखूं जैसे मैंने पीछे लिखाया था, दिक प्लस गज लिखो, फिर समझो इस रूल को, ये सीधा याद हो जाएगा तो काफी अच्छी बात रहेगी। सॉरी दिक के, दिक प्लस गज है, ठीक है, और क आधा है, क्या है, क आधा है, दिक प्लस गज। क्या ये इसमें से है, इसमें से है, ठीक है। इसके बाद क्या ये तीसरा वर्ण आ रहा है, आ रहा है, और ये बोल रहे हैं रूल में कि अगर ऐसा हो तो इसकी जगह जो ले लेगा ये तीसरा वर्ण ले लेगा। क्या ले लेगा, मीन्स ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा, और ग जो होगा वो आधा होगा। क्या होगा, आधा। थोड़ा समझिएगा, इसकी अगर आप संधि करते हैं तो ऐसे आता है दिग्गज। क्या आता है, दिग्गज। ये दिग्गज बन गया, दिक प्लस गज। अब अगर रूल याद नहीं रहता है तो आप अगर इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो दिक प्लस गज, वाक प्लस ईश, वागीश, आगे ऐसे कई वर्ड आने वाले, कई वर्ड आने वाले। बस दिक प्लस गज का मतलब ये हुआ कि अगर क आए, च आए, ट आए, प आए, ता आए, कहां पर, यहां पर, और उसके बाद कोई तीसरा या चौथा या फिर य, र, ल, व में से कोई आए या कोई स्वर आ जाए तो हमेशा परिवर्तन क्या होगा, ये वर्ण आ जाएगा। एक और लिख लीजिए, वाक प्लस दत्ता, वाक प्लस दत्ता। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप बना लेंगे इसको। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसकी जगह क्या देना है, इसकी जगह आपको तीसरा वर्ण देना। किसका तीसरा, ये जो यहां आ रहा वर्ण है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका अगर मान लो यहां च आता तो उसका च का तीसरा देना था। मेरी बात समझ आ रही है, यहां पर क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो इसका तीसरा क्या बन रहा है। अगर मान लो यहां च आता है तो उसका तीसरा कुछ और बनना था, देना था, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर और भी मैं आपको एग्जांपल, जैसे देखो यहां पर ये बोल रहे हैं, पहले अगर रूल याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई ऐसा मतलब रूल याद करने की कोशिश मत करना, पर हाँ इसको जरूर याद रखना कि इसके बाद अगर कोई तीसरा और चौथा वर्ण आ रहा है, ये तीसरा और चौथा आ रहा है, और ये य, र, ल आ रहा है या कोई स्वर आ रहा है, तो परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा कि ये जो वर्ण है ये वर्ण अपने तीसरे वर्ण का स्थान ले लेगा। मीन्स ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इसकी जगह सीधी सी बात है, हम क्या रख देंगे, तीसरा वर्ण रख देंगे। जैसे क है तो क का आधा ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा ग आ जाएगा। तो हम लिखेंगे वा, फिर क्या लिखेंगे ग, फिर क्या लिखेंगे दत्ता, वाग दत्ता। क्या हो जाएगा, वाग दत्ता, आधा आएगा, वाग दत्ता। क्लियर हो गई बात। वाग दत्ता का मतलब, वाग का मतलब था बातचीत करने वाला, दत्ता मीन्स देने वाला होता है। तो वाग दत्ता का मतलब है जिसने अपने विचार किसी के सामने रखे। वाग दत्ता एक प्रकार का, अगर आप थोड़ा सा समझें तो जो स्पीकर होता है संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, वाग दत्ता कहा जाएगा। वाक प्लस दत्ता, वाक बोलता है विचार रखना, दत्ता होता है देना, अपने विचार देने वाला, अपने विचार रखने वाला वो स्पीकर होता है। उसको हम क्या कहेंगे, एक प्रकार का विचारक बोल दो, सबसे अच्छा मीनिंग वो रहेगा। क्लियर है। तो वाक प्लस दत्ता।
कोई दिक्कत? अब एक और ले लीजिए, अच प्लस अंत, थोड़ा सा टिपिकल है, अच प्लस अंत। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर स्वर के भी आता है व्यंजन के बाद तो भी क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। आ गया स्वर, अंत एक अंग क्या है, एक स्वर है, उसको स्वर की कैटेगरी में रखते हैं, चाहे उसे हम अयोगवा कहते हैं, चाहे हम उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, पर है तो स्वरी। क्या है? अच प्लस अंत। बनाइए। हाँ हाँ, ये च है बेटा, ये च है, और हलंत है। क्या है? हलंत है। बनाइए। अब पहले च वाला पूरा लिख दीजिए, च छ ज च छ ज झ और य। तो क्या बनेगा ये? अब लिखना, अजंत। क्या होगा? अजंत। और इन्होंने लिखा है ऐसा अजंत। हाँ, अच प्लस अंत है, तो क्या बना? अजंत बना कि नहीं बना? अब दूसरा ले लीजिए, काफी अच्छे। हाँ, वो तो बेटा देखनी पड़ेगी, बिना उसके बिना संधि नहीं हो पाएगी। वर्णमाला आपको पता नहीं होगी ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर तो आपको वर्णमाला पढ़नी पड़ेगी पहले। एक लिखो, जगत प्लस अंबा। बस, ये तो बिल्कुल अच्छे समझ गए। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं बार बार तो भी ये याद हो जाते हैं, ये वाले जगत प्लस अंबा, जगदम्बा हमने पढ़े होते ऐसे। पर अगर आप कुछ ऐसा शब्द देखते हैं जो कभी पढ़ा ना हो तो फिर समस्या है, फिर रूल वहां काम करेगा। जो आपने बार बार प्रैक्टिस की वहां पर दिक्कत नहीं होती रूल की। वहां से जगत प्लस अंबा, क्या है? अंबा। अब थोड़ा सा समझना, पहला ये क्या है? चटपटा में से है ना, चटपटा, तोतला। ये तोतला पसंद है कोई, चटपटा को चटपटा बोलता है। तो त तो आ रहा है, त तो आ रहा है, उसके बाद अ भी आ रहा है, इसका मतलब व्यंजन संधि हुई। व्यंजन आए, स्वर आए और आपस में मिले और परिवर्तन लाए तो संधि हुई है, तो संधि होगी। कैसे? इसकी जगह क्या आएगा, थोड़ा समझिए। द क्या आएगा? जगत, वो पूरा लग जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये पूरा बन जाएगा। ज ग, ये पहले आधा क्या आया है? द आया, पर आगे क्या है? अ है, अ इसमें जुड़ गया, पूरा बन गया, और ऊपर बिंदी अंबा। मेरी बात समझ आ रही है कैसे पूरा हुआ है? जगदम्बा, ये बनेगा जगदम्बा। जगदम्बा, मां जगदम्बा, खप्पर वाली हो, ऐसा ही जगदम्बा। ठीक है, पूरा आएगा। देखो कैसे आया पूरा, थोड़ा समझना। ये त है और आगे इसके बाद क्या है? और ये अ किस में जाएगा? पहले ये कैसे कैसे होगा? देखो, त है प्लस अ है, और फिर क्या होता है अगर तोड़ेंगे तो? फिर बस, तो किस तरीके से होगा? पहले ये और ये मिलेगा ना, आपस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये बनेगा, मतलब ये मिल रहा है, और पहले इसकी जगह द लाइए, द लाए, फिर अ लाइए, फिर ऊपर क्या करिए? बिंदी लगाइए, और ये द और अ क्या बनेगा? द, और बिंदी किस में चली जाएगी? उसके ऊपर आ जाएगी, और ऐसा होता है, ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, और ये बना द, और द यहां पर आ रहा है, दम्बा, जगदम्बा। एक और लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सत प्लस अनुसार, सॉरी, तत् प्लस अनुसार, तत् प्लस अनुसार। तो त की जगह क्या आ जाएगा? द। तो इसका मतलब क्या होगा? और द बड़ा आएगा, छोटा आएगा? बड़ा आएगा, क्योंकि आगे अ लगा है। तो क्या हो जाएगा? त द नु सार। सिर्फ बस परिवर्तन आना चाहिए कि किसमें किसका परिवर्तन हो जाएगा, के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू। हाँ, तत्पश्चात भी यही बता, तत् प्लस नहीं, तद अनुसार मतलब कि अकॉर्डिंग टू, उसका मतलब के बाद होता है। तत्पश्चात संस्कृत में आता, उसके बाद में वहां गया, तत्पश्चात मैंने ये किया। एक और लिखिए, उत प्लस गम, उत प्लस गम।
उद्गम। पूरा आएगा आधा आएगा? आधा आएगा। क्यों? आगे अ नहीं है। आएगा ना कि नहीं आएगा? आधा द हलांत लगा देना। उदगम, उद्गम, ये बना उद्गम, ओरिजिनेटिंग पॉइंट उद्गम। अमल इसमें नहीं लगेगा, पूरा नहीं आएगा द। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आगे ग ही है और ग अपने आप में असमाये हुए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर स्वर आ रहा है तो फिर वहां पूरा वर्ण आ रहा है। ये स्वर आया ना यहाँ पर, एक पीछे मैंने एग्जाम ये यहाँ पर पूरा द आ रहा है, तो जब स्वर आ रहा है तो फिर क्या होगा? वो इसके साथ लग जाएगा और वो पूरा बन जाएगा। एक और लिखिए, षठ प्लस आनन। षठ प्लस आनन। पहले ट टमाटर से लिखना शुरू करिए। ट, ठ, ड, फिर होगा ढ, फिर होगा अण। ये पूरा कवर। इसका मतलब इस क्या आएगा? पूरा आएगा आधा आएगा? पूरा आएगा, क्योंकि आ है। देखो यहां पर हम क्या लगाएंगे इसकी जगह? अब स्टेपिंग करनी तो स्टेपिंग भी कर सकते हैं। नंबर 1 पे श लिखा, दूसरे नंबर पे बड़े आ की मात्रा षडानन। षडानन, षडानन का मतलब क्या होता है? जिसके 6 सिर होते हैं, जिसके 6 सिर होते हैं उसको षडानन बोलते हैं। षठ का मतलब, ठीक बोल रहा हूं मैं ना? हाँ, आई थिंक 6 ही होता है। एक बार देखना पड़ा, षठ का काउंटिंग दिखना संस्कृत में। मैं ठीक बोल रहा हूँ? गलत 6 होते हैं ना? षठ 6 ही बोलते हैं। तो अच्छे से याद रखना, जब हम समास करेंगे तो ये काम आएगा। ये बहुब्री समास में जाता है उस वक्त। दशानन बहुब्री में जाएगा उस वक्त। जो किसी की तरफ इशारा, ये शब्द जो है ये वाला षडानन थोड़ा टफ है पर इजी है। अगर आप कच पटा को समझ गए तो कच पटा, तो तब दिक्कत नहीं। कच पटा के बाद जो व्यंजन है वो कौन सा होना चाहिए? तीसरा और चौथा होना चाहिए। य, र, ल, व और कोई स्वर होना चाहिए। तो हम सीधा बदलकर क्या करेंगे? उसका तीसरा वर्ण लिख देंगे। क्लियर? हाँ, तीसरे लिखे। आगे चलिए, एक और लिखिए, फिर आगे चलेंगे। सत प्लस धर्म। देखो कितना अच्छा शब्द है, सत प्लस धर्म। लिखो, करो ट्राई। लिखेंगे कैसे वो सबसे बड़ी बात है। अब त से शुरू करो। त ताला, त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। ऐसे ही होता ना? होता है ऐसा कि नहीं होता है? नहीं पता हुआ तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, फिर आपके लिए पहाड़ है। अब इसकी जगह क्या रखेंगे? तीसरा आएगा ना द, तो हम इसकी जगह द लिख रहे हैं। आधा है, क्या है? आधा है, आधा है। ठीक है, चलिए लिखिए। पहला स्टेप स लिखिए, दूसरे में आधा द लिखिए और आगे पूरा धर्म लिख दीजिए। और इसे एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, पता कैसे? ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। स लिखिए और उसके पाँव में ध लिखिए, ऐसे भी लिखते हैं इसको, सद्धर्म। ये भी सही है, दोनों सही है। क्लियर है? और तोड़ना हो तो सद्धर्म को कैसे तोड़ेंगे? सत प्लस धर्म ऐसे करके तोड़ देना। आपको पता चल गया, मुझे ऐसा लगता है। क्यों मालिक को पता चला बेटा? बस रूल रहे ना रहे पर ये आपको क्या याद रहना चाहिए? क्या याद रखना चाहिए? चट पता याद रखना चाहिए। चटपटा के बाद य, र, ल आ रहा है या कोई स्वर आ रहा है या फिर दूसरा और तीसरा और चौथा, मी 34 याद रहना चाहिए, 34 याद रहना चाहिए। उसके बाद परिवर्तन क्या होगा आपको पता है कि तीसरा तीसरा लगा देना, और कुछ काम नहीं करना है। वाक प्लस ईश। देखो कितने इंटेलिजेंट हो गए। तुम्हें वही बोला, कुछ एक याद है। वाक प्लस ईश। अब देखना इसकी जगह क्या आएगा आपको पता है? इसकी जगह ग आएगा। आएगा कि नहीं? आधा आएगा, बड़ी ई लगा दीजिए उसको, क्या बन गया? गी। और अब क्या बन रहा है? वागीश। बन रहा है कि नहीं बन रहा? वागीश। हाँ, फिर पूरा तो हो रहा है क्योंकि ई है आगे ना। तो हलंत ग प्लस ई जब मिक्सअप करते हैं तो क्या बनता है? गी बनता है कि नहीं बनता है?
तो ये आपस में जब मिलेंगे तो क्या बना देंगे, गी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो ये बन जाएगा वागिश, चलो अब आगे चलिए, फिर दोबारा से यही याद रखना है, कौन सा चटपटा, ठीक है, चटपटा याद रहेगा, चटपटा। अब अगर चटपटा आ रहा है और उसके बाद पहले व्यंजन के बाद, पहला व्यंजन आपको पता चल गया कि ये मतलब च होगा, प होगा, त होगा, ये पहला व्यंजन है, के बाद न आए या म आए, क्या आए, न आए या म। मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, दोबारा से कटप्पा तो नहीं बन रहा है ना, यहाँ इससे कटप्पा तो नहीं बन रहा है, जो मैंने वर्णमाला बताई, ये जो मतलब लिखवाया आपको वर्ण, कटप्पा तो नहीं बन रहा है इसमें कहीं, कटप्पा बन रहा है पर फिर पूरा नहीं आ रहा है, कटप्पा तो बन रहा है, क आ रहा है, ट आ रहा है, पा भी आ रहा है, पर फिर एक त छूट रहा है, च नहीं, फिर च और अपने कच्छ कटप्पा करना पड़ना फिर, तो इसलिए चटपटा, ठीक है, चटपटा, ठीक है। तो चटपटा लिखिए, च ट प ता, चटपटा, और फिर क लगा देना इसके पहले। अगर इनके बाद ये जो वर्ण है, इनके बाद न आए या म आए, आधा न और म होगा, ठीक है, आधा न आए या म आए, तो इनके स्थान पर वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। आप देखिए, एक एग्जांपल देखिए, आपको पता चल जाएगा जो मैं बातचीत कर रहा हूं। वाक लिखिए और फिर मय लिखिए, थोड़ा समझना। वाक में क्या क है, क है इनमें से है क्या, पंचम वर्ण क्या बोलते हैं, पंचम वर्ण आ रहा है, पंचम वर्ण आ रहा है, आ रहा है पंचम वर्ण, म पंचम वर्ण है। अगर पता नहीं है तो आइए यहां से कोशिश करते हैं समझने की। प फ ब, सॉरी गलत लिख दिया, प फ ब भ और म है पंचम की नहीं है। ये जो रूल बोल रहा है कि अगर ऐसा हो कि पंचम वर्ण आ जाए इन वर्णों के बाद, चट पता के बाद, यानी कि च के बाद या ट के बाद या प के बाद या त के बाद, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पंचम वर्ण हो जाएगा। और किसका पंचम वर्ण, इसी वर्ग का, वर्ग का मतलब कवर्ग का। देखो क ख ग घ अंग, तो इसका पंचम वर्ण कौन सा है, अंग है, क्या है, अंग है, इसको अंग पढ़ते हैं, अच्छे से याद करना, इसको क्या पढ़ते हैं, अंग। तो क की जगह क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, क की जगह क्या हो जाएगा, अंग। और अंग कैसा रहेगा, आधा, क्योंकि क क्या है, आधा है। मेरी बात समझ आ गई। अब जब इसको आप जोड़ेंगे तो जोड़ने में स्टेपिंग कर लो फिर बस। ये पहला वा, और इसको क्या पढ़ेंगे, ग, वांग, और मय, वांगमय, वांगमय। व्यंग्य करने को वांगमय बोलते हैं संस्कृत में। मेक अ क्रिटिकल नोट, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, वांग, वांग में मेक अ क्रिटिकल नोट। तो इसका मतलब वांग में, इसका मतलब हुआ कि एक प्रकार का व्यंग्य करना, समाज के ऊपर व्यंग्य। संस्कृत में इसका मतलब रहता है। हिंदी में ये वर्ड यूज नहीं होता है, संस्कृत का शब्द है, अगर यूज भी होता है तो संस्कृत का ही शब्द है, मूल रूप से संस्कृत का है। आलोचना करना किसी की, ऐसे मान के चलो। क्लियर, क्लियर होगी बात, आलोचना करना क्लियर है। आगे चलें, एक और लिख लीजिए, षठ प्लस मास। षठ 6 होता है, षठ प्लस मास, काफी अच्छा वाला शब्द। ये फिर पकड़िए, क्या बनेगा, देखिए, ट टमाटर से चलिए, ट ठ ड ढ अण। अब अण आएगा, क्या आएगा, अण आएगा कि नहीं आएगा। इसकी जगह क्या लिख देंगे, आधा। पर अण आधा कैसे लिखते हो वो अभी बताने वाला हूं मैं, ये आधा है। अब जब आपने स्टेपिंग करनी है तो पहले इसको लिखो, श लिखिए, फिर अण आधा ऐसे लिखते, ऐसे लिखते, ये वाला आधा है,
पूरा नहीं लगा होगा, या हलंत भी करेंगे तो चलेगा, पर लिखते हैं ऐसे, ये आधा है। और जैसे श आधा लिखते हैं ना ऐसे, वैसे ही इसको भी ऐसे लिखते हैं आधा, तो आपको अच्छे से याद रखना। फिर आगे क्या होगा, तो इसको पढ़ते हैं षण्मास, मीन 6 महीनों का जो भी समूह, 6 माही जिसको बोलते हैं हिंदी में 6 माही, ऐसे ही उसमें षण्मास, 6 महीनों का समूह जो होगा षण्मास। द्विगु समास में जाएगा जब हम समास पढ़ेंगे, तो जब समास पढ़ेंगे द्विगु, जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं सारे के सारे द्विगु समास में जाते हैं। करेंगे हम कैसे पहचाने समास को, क्लियर होगी बात। आगे चलो, मुझे लगता है ये आपको पता चल गया कि नहीं चला पता। अगर एक और लिखना तो लिख लो, उत प्लस मत, उत प्लस मत, उत उत प्लस मत। कुछ नहीं करना है, इसको कन्वर्ट करना है, और त मीन्स न आएगा, तो क्या बनेगा, उन्मत्त। क्या बनेगा, उ आएगा, आधा न आएगा, और म आएगा, और त आएगा, उन्मत्त, उन्मत्त, उन्मत्त। क्लियर होगी बात ही, पता चला। अब एक और नियम है, ऐसे याद रहा तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो त के बाद मीन्स त आए पहले, और उसके बाद ग द ध भ, यानी कि कवर्ग तवर्ग पवर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन आए। सीधी सी बात है, क्या है, ये बोल रहे हैं कि त आए। अब याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा फिर मैं बोल रहा हूं कि याद एक बार जरूर देखना कि टिपिकल शब्द आया तब याद रखना, नहीं तो कॉमन सेंस से बन जाते हैं। आप कॉमन सेंस जब लगाएंगे ना, 1-2 बार पढ़ेंगे तो बन जाते हैं। उत प्लस मत आ जाएगा, आपको लग जाएगा पता, यही हमने पढ़ा है। त है, त के बाद ये बोल रहे हैं कि कवर्ग तवर्ग पवर्ग जो भी है, क से लेकर स्पर्श व्यंजन तक का जो भी वर्ग है, उनका तीसरा और चौथा व्यंजन आ जाए। मीन्स त के बाद तीसरा चौथा व्यंजन आ जाए, सॉरी तीसरा गलत तो लिखा, हाँ तीसरा गलत लिखा, तीसरा चौथा मीन्स तीसरा आ जाए। तो हम 34 ज्यादा चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है, 34 का सिक्का ज्यादा चल रहा है, तीसरा और चौथा। हमने पीछे ही पढ़ा तीसरा और चौथा, उसके बाद भी तीसरा चौथा ही आ रहा है, सॉरी क्या बोलते, तीसरा नहीं, पर वहां पर 5वां आ रहा था। यहां पर दूसरी बार ये कह रहे हैं कि त के बाद अगर तीसरा और चौथा वर्ण आए, तीसरा और चौथा वर्ण का मतलब मैं अभी समझाने वाला हूं, किसी भी वर्ग का, और वर्ग कितने हमारे पास 5 है, क से लेकर कवर्ग से लेकर पवर्ग तक, कवर्ग क्या बोलते हैं, चवर्ग टवर्ग पवर्ग, बस हो गया, और नहीं आगे कोई नहीं है। जैसे हम पहले क्या लिखते हैं, कवर्ग, उसके बाद क्या लिखते हैं, चवर्ग, उसके बाद टवर्ग, उसके बाद तो कितने, 1 2 3 4 हुए ना, एक कौन सा बचा, हाँ तवर्ग, 5 चाहिए, कितने हैं 5, और इनके हर लाइन में 5 ही वर्ण होते। कवर्ग में क ख ग घ, क ख ग घ, चवर्ग में च छ ज झ, और आपका जो टवर्ग है ट ठ ड वाला, त वाला त थ वाला, प प फ ब भ, ये वाला। तो ये वर्ग डिवीजन है, ये वर्णमाला में हम कर चुके हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर त आए और त के बाद, त आए और त के बाद तीसरा और चौथा वर्ण आए, और किस में से आए, इनमें से कोई हो, तो आप क्या करेंगे कि आप इस त को कन्वर्ट कर देंगे द में, त को द में कन्वर्ट कर देंगे। और ऐसा नहीं कि य र ल भी आए, कोई स्वर भी आए तो भी ऐसा ही होगा, य र ल आ जाए या कोई स्वर आ जाए तो भी ऐसा होगा, जैसा बताएगा। देखिए एक एग्जांपल लीजिए, पता चल जाएगा। सत प्लस भावना, सत प्लस भावना, ये त है। उसके बाद देखो क्या भा जो है वो तीसरा या चौथा वर्ण है। अगर आप प फ ब प फ ब प फ ब भ, तीसरा आ रहा है ना, ये चौथा आ रहा है चौथा ही, चौथा तो आ रहा है, तो चौथा है, तो चौथा है, आपको पता चल गया कि रूल बिल्कुल फिट है। अब इसकी जगह क्या लगा देना है, आधा द, और लिख देना है सद्भावना, बात खत्म। सत प्लस भावना, सद्भावना। वैसे ही लिखिए जगत प्लस ईश, जगदीश, ये तो आपका जगत प्लस ईश बोला मैंने, ईश है, ठीक है। आपको यह भी बताया है कि अगर त के बाद स्वर आए तो भी क्या होगा, द ही होगा, तो भी कुछ नहीं होना। य आए, र आए, व आए तो भी द ही होगा। तो इसका मतलब ये तो किसमें कन्वर्ट होगा,
द में, और इसको किसकी मात्रा लगेगी? और अब लिख लीजिए जग दिश। क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि बस एक चीज पकड़ने से क्या हो रहा है, सारी सारी चीजें हो रही, पर हाँ बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे कि हम एक बार देखें और फिर, और टिपिकल टॉपिक है क्योंकि काफी ज्यादा रूल है, इतनी चीजें याद रखना मुश्किल होता है, पर अगर एक दो बार प्रैक्टिस करें तो क्या है, त का द हो रहा है, पीछे भी हमने यही पढ़ा, कहीं ना कहीं एक आइडिया तो लग ही रहा है कि क्या होने वाला है। क्या हुआ? हाँ, फर्स्ट वाला नहीं है, फर्स्ट में अलग है, थोड़ा सा फर्स्ट में अलग है। अगर फर्स्ट वाला रूल देखेंगे तो फर्स्ट में आपका क्या आ रहा है कि उसमें परिवर्तन, जो उसमें क है ये वर्ण अलग है, ठीक है, और वहां पर जो बातचीत है तीसरा और चौथा है, और उसमें क्या हो रहा है, जो तीसरा वर्ण में हो जा रहा है वहां तीसरा हो जा रहा है। जब ऐसा हो रहा है कि क आए च आए तो हमारे पास क्या हो रहा है, और वहां जो तीसरा और चौथा तो है, पर वहां पर त को जो है त वाला जो एक्सेप्शन केस है उसको अलग किया, यहाँ पर त क्या है, अलग कर दिया, सत प्लस भाव में त किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो द में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये एक्सेप्शन केस है, क्या है, वहां 3 में हो रहा था, अगर आप पीछे जाएं तो दिग प्लस गज किया हमने तो क्या बना, दिग्गज बना, तो तीसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर एक्सेप्शन केस में क्या है कि एक्सेप्शन केस में अगर त आए तो आपने किसको करना है, द को करना है, ये अपवाद है, मीन्स एक्सेप्शन केस में आपको डालना है। कचपटा तो करवा दिया पूरा का पूरा, पर अगर त का कहीं आ गया कहीं तो आप तो क्या करेंगे, उस रूल को फॉलो करेंगे, और इसका मतलब आपने द लिखना है, उसकी जगह बात खत्म। सत प्लस गति सदगति, सत प्लस भाव सद्भाव, आ रहा है ना। भगवत प्लस भजन भगवद, द लगा देना, भजन भगवत भजन सुनने जा रहा हूं मैं, क्लियर होगी बात। अब यहां रूल है, पर रूल को ना करवाकर मैं आपको क्या करवाने वाला हूं कि कुछ एक वर्ड है उसको लिखना है, ठीक है, एक 4 लिखिए, ठीक है, क्या लिखना है, 4, और फिर ले लिखिए, 4 ले, चार ले, ये हो गया ना, 4 ले, इसको याद रखना अभी तक। चर ले जन, 4 ले जन, ठीक है, या ऐसे लिखो चर ले जन, चर ले जन, इसको रटना है, थोड़े टाइम के लिए रटना है। चर ले जन, चर ले जन, नहीं एक वाला, इस सेकंड वाला, चर ले जन, चर ले जन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपने ये वाला वर्ड अंडरलाइन करना है, ये ल को अंडरलाइन करना है मीन्स, और साथ में ज को अंडरलाइन करना है, चर ले जन। याद क्या रखना है, च को याद रखना है, ल को याद रखना है, ज को याद रखना है, चर ले जन, चर ले जन। अगर त के बाद ये वर्ण आते हैं, क्या आते हैं, त के बाद च आए, त के बाद ल आए, त के बाद ज आए, तो क्या परिवर्तन होगा उसको समझाने वाला हूं मैं। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, उत प्लस चारण, उसे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, उच्चारण होने वाला है, उत प्लस चारण। पर होता क्या है कि अगर ये वर्ण आ जाए, च आ जाए, ल आ जाए, ज आ जाए, तो इसके बाद तो ये अपने आप में द्वितीय व्यंजन बन जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन का मतलब 2 व्यंजन एक जगह पर आ जाए, एक आधा हो एक बड़ा हो। दिल्ली में द्वितीय व्यंजन है, 2 व्यंजन इकट्ठे आ रहे हैं, और एक आधा एक पूरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस त का किस में कन्वर्जन हो जाता है, आधे,
च में कन्वर्जन हो जाता है जब इसके बाद च आ रहा है, जब इसके बाद ल आ रहा है, जब इसके बाद ज आ रहा है। अगर च आ रहा है तो क्या हो जाएगा, च में परिवर्तन हो जाएगा। एक और लिख लिए, उत प्लस लेख, यहां उल्लेख होगा, क्या होगा। अब आपको यह पता चल रहा है कि ल से पहले आधा ल आएगा, च से पहले आधा च आएगा, पर कंडीशन क्या होगी, इससे पहले त होना चाहिए। उत प्लस लेख, उल्लेख, और बोलने में थोड़ा और लग रहा है, पर उत प्लस लेख, उल्लेख। तो जब चर ले, अगर त के बाद ये सारे वर्ण आते हैं तो ये अपने से पहले एक आधा वर्ण लेते हैं। अगर यहां रूल है तो रूल थोड़ा सा उठ पटांग वाला है, पर अगर आप इसको याद रख लेते हैं कि चर ले, चर ले मीन्स अगर ये त के बाद आने वाले वर्ण है तो ये संधि में क्या हो जाएगा, इनका आधा आधा को। सत प्लस जन लिख लीजिए, सज्जन बनाइए, सत प्लस जन बनता है, सज्जन की नहीं बनता है। अब मुझे बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। अब चर ले जन, चर ले चरना और चरना होता है, मीन किसी को बेवकूफ बनाना ऐसे मान के लो। ले मीन्स लेना, और जन होता आदमी के लिए यूज हुआ है। चर ले जन, जितना भी चरना चर ले, चर ले जन, जन का मतलब आदमी होता है, व्यक्ति विशेष के लिए, किसी कुछ समूह के लिए ये वर्ड यूज हो रहा है, चर ले जन। क्लियर होगी बात। जब ये आपने चर ले जन कर लिया तो एक और मतलब एग्जाम्पल याद रखना है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उत प्लस छिन्न, उच्छिन्न होता है, ये क्या होता है, उत प्लस छिन्न। ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है। उत प्लस छिन्न, ये क्या होगा, ऐसे होगा, उच्छिन्न। उच्छिन्न होता है घृणा होना, घृणा, घृणा, हेटेड। उच्छिन्न, आपके मन में किसी के प्रति उच्छिन्न होने का मतलब है आपका मन घृणा से भर गया। किससे भर गया, घृणा से। उत प्लस छिन्न मीन्स उच्छिन्न। क्लियर होगी बात। उत प्लस छिन्न मीन्स उच्छिन्न। एक और है उत प्लस डयन, उत प्लस डयन। उत, इसको भी याद रखने की कोशिश करना, उत प्लस डयन। ये बनता है, आधा आ जाएगा, उड्डयन। उड्डयन होता है जो एरोप्लेन होता है, उड्डयन, ये है उड्डयन, एरोप्लेन, उड्डयन। क्या है, उड्डयन। तो ये आपका रूल नंबर क्लियर है। तो चर ले जन को जरूर याद रखना, चर ले जन, या फिर कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो सत प्लस जन सज्जन हमें पता चल जाता है। ठीक है, उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस लेख उल्लेख, वो 2-3 बार जब करते हैं तो क्या हो जाता है। पर हुआ कैसे है, अगर आप चर ले जन को देख लें कि ल आए, ज आए और वो त के बाद आए, या फिर आपका ल आए, तो ये अपने साथ आधा वर्ण भी लेकर आते हैं, आधा वर्ण रहेगा। क्लियर है। अब अगर त के बाद कुछ और आ जाए, मान लो त के बाद तो ये हमने लिखे कि चर ले जन, ये आ रहे हैं, पर अगर त के बाद ह हो, त के बाद यदि ह हो तो त का द हो जाएगा, और अगर ह हो तो ध हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, लिखिए। अगर त के बाद, इसको याद रखना, त के बाद श आता है, त के बाद क्या आ रहा है, ये श आ रहा है। त के बाद श, और त आधा होगा, श भी आधा होगा। त के बाद यदि श हो और त के बाद यदि च हो तो श का क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, छ। अभी मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं आपको, छ बनाएंगे, और छ कैसे बनेगा वो आपको बताने वाला हूं मैं। छ छ छ, तो ये, और इसके साथ आधा च रहेगा, क्या रहेगा, छ। एक शब्द लिखिए, उत प्लस श्वास। उत थोड़ा टफ है पर याद रखने की कोशिश करनी है। उत प्लस श्वास, क्या आपका त आया, त आया क्या, उसके बाद आधा श आया, हाँ, ये दोनों आधे रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब सांस को अंदर लेना, तो ऊ आ जाएगा, इसकी जगह छ क्या होगा, च, और यहां छ और पूरा का पूरा वास लगा रहेगा, उच्छ्वास, उच्छ्वास। उसके बाद उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट।
इसकी जगह क्या आएगा, च, आगे क्या होगा, और मात्रा कैसे लगेगी, और बनेगा उच्छिष्ट, 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 क्या बन जाएगा ये, उच्छिष्ट, क्योंकि इनकी जगह, इसकी जगह च आ जाएगा, इसकी जगह छ आ जाएगा, और बनेगा क्या, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट होता है जूठा, 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 बचा हुआ, इसका मतलब रहता है जो जूठा खाए, उच्छिष्ट, या जूठा किसी का खाना, मतलब जूठा, जो जूठा होता है उसको उच्छिष्ट बोलेंगे, किसी का बचा हुआ खाना, बचा हुआ खाना उसको क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट कहते हैं। ये पता चल गया कि त के स्थान पर च हो जाएगा, छ के स्थान पर छ हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पता चल गया दोनों एग्जाम्पल भी। त का जो हो जाएगा च, और श का छ, यहां यही तो हो रहा है, देखो इसकी जगह क्या आ रहा है और इसकी जगह क्या आ रहा है, कहा, मतलब त के बाद श बोला, श श श, नहीं ज नहीं बोला। त के बाद अगर श आता है तो क्या परिवर्तन होगा, त का च और श का छ, और जो ये दोनों आएंगे वो आधे होंगे, फिर डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, आगे तो नहीं दिया है कहीं, नहीं तो ये दोनों क्या होंगे, जैसे उच्छ्वास में भी यहाँ कहाँ गया है उच्छ्वास, इसको हलंत का लेना, ठीक है, आधा है ये, क्योंकि ये आधा है, ये आधा है, ठीक है, और यहाँ पूरा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऐसे ही लिखते हैं इसको, उच्छिष्ट को, यहाँ पर हलंत लगा लेना, नहीं तो कई बार एरर में आता ही, उच्छ्वास आधा है, छ क्या होगा, आधा। अगर त के बाद ह आए तो त का द हो जाएगा और ह का ध हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर त के बाद ह आता है, देखो एग्जाम्पल देखिए, उत प्लस हार, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, उधार ही होगा, उधार ही होगा, उत प्लस हार, तो त के बाद ह आ रहा है। अब जो बोल रहे हैं आप वही क्या हुआ, त के बाद ह हो तो त का द हो जाएगा, त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द, और द हलांत रहेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध में, और दोनों ये क्या रहेंगे, आधे आधे रहेंगे, क्या रहेंगे, आधे। अगर आगे फिर जैसा वाक्य होगा, सॉरी जो शब्द होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। उत प्लस हार तो क्या बनेगा, उद्धार, बना उधार, ये उद्धार, उधार मीन्स कुछ किसी का भला करना, ये उधार ही हुआ किसी का, या हमारा कोई भला कर दे, क्या हुआ, हमारा उधार किया उसने, ये उधार बना। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, हाँ पैरों में, आपको मैंने पीछे भी बता दिया, लिख लेना, हाँ द के नीचे ध, ऐसे करके, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख लो, ये भी है, पैरों में लगा लेना ध, ये ध पैरों में लगा लेना। उत प्लस हरण, उत प्लस हरण, एक एग्जांपल और लिखिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, उदाहरण, उदाहरण में जो हम बोलते हैं उदाहरण यही है, उदाहरण यही संस्कृत में, उदाहरण हिंदी में उदाहरण, ठीक है, उदाहरण और उदाहरण, हाँ द आधा है, और जो ह की मतलब ह की जगह क्या आ रहा है, ध लगाना, ये गलत किया मैंने, ये ह करिए, हाँ सॉरी क्या बोलते, ध करिए, हाँ उदाहरण, ये होगा सही, मैंने पहले गलत लिखा था, उदाहरण ये संस्कृत वाला है, हिंदी वाला उदाहरण होता है, क्या होता है, हिंदी में बदला हुआ रूप है, उदाहरण हिंदी में कुछ इस तरह लिखते हैं, जैसे किसमें, तो संधि में ऐसा ही होगा बेटा, संधि में हिंदी वाला लिखा गलत होगा, क्योंकि उसमें, हाँ इसमें भी आधा आएगा बेटा, आधा है, आधा है, आधा है, मैंने गलत किया है, ये आधा है, ये आधा है और आगे कुछ भी नहीं है, तो ये आधा कर देना, ठीक है, मीन्स ये भी आधा है, यहाँ पर ये भी क्या है, आधा है। उदाहरण एक लिखिए और फिर बंद करते हैं। पत प्लस हति, पत प्लस हति,
पथ प्लस हति, द में आ जाएगा ये ध में आ जाएगा, बनेगा पद्धति। क्या बनेगा? पद्धति। गलत लिख दिया, ऐसे लिखे पद्धति, ये पद्धति, ये वाला है पद्धति, पद्धति, पद्धति। ये दोनों आधे हैं, क्या है ये? इसमें दोनों आधे, आपको पता चल गया, पद्धति। ठीक है, पद्धति और पद्धति हो गया।